दरबार में साया सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़ी परीक्षा से पहले आता है। उसी सन्नाटे में अकबर का सिंहासन गोल्डन मूर्छा की तरह चमक रहा था और दरबार की दीवारों पर लगे भित्ति चित्रों की आंखों में एक तरह की उत्सुकता झलक रही थी। आज का दिन किसी आम दिन जैसा नहीं था। हवा में ऐसी उथल पुथल थी कि मुहर्रम की तख्तियों का शोर भी अर्थहीन लगता था। आज बीरबल को बुलाया गया था और उसका नाम सुनते ही हर कोई बैठने की मुद्रा छोड़कर तन कर खड़ा हो गया। कुछ लोगों के आंखों में भय, कुछ के हृदय में उत्सुकता और कुछ के चेहरों पर उस मर्यादा की झलक जो सदियों से दरबार में चली आ रही थी। अकबर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बीरबल से कहा, आज तुमसे 3 सवाल मुजरे दरबार को समझा सके तो कहो। बीरबल की आंखों में एक चमक उभरी। वो हंसा नहीं, चुपके से मुस्कुराया, वही मुस्कान जो कई बार समस्या को हल करती आई थी। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं 3 सवाल पूछूंगा। तीनों सवाल इतने सरल प्रतीत होंगे कि उत्तर भी अनेक लोग देंगे, परंतु जवाबों की गहराई में छिपे सत्य को पहचानना ही चुनौती होगी। दरबारियों ने सोचा, ये विदूषक जो अक्सर आम बुद्धिमत्ता और मजाक के मेल से राज दरबार को चमका देता है, आज कुछ बड़ा लेकर आया है। सबसे बड़े न्यायाधीश से लेकर छोटे सहजपरासी तक सबने अपने कान खोल दिए। अकबर ने इशारा किया और बीरबल ने पहला सवाल पूछा। बताओ, बीरबल ने कहा, किस वस्तु को लेकर इंसान जितना दूर भागे वो उतनी ही पास हो जाती है? दरबार अचानक से हलचल में आ गया। रामशरण, जो न्याय के मामले में बड़ा तेज था, बोला, समय। कुछों ने सर हिलाया। किसी प्रवचन ने कहा है, समय सबसे बड़ा धन है। एक कवि ने कहा, यादें। एक असभ्य मगर स्मार्ट नौजवान बोला, तमन्नाएं। बीरबल ने हर बार एक एक सुनकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, परंतु किसी के उत्तर से वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सभी की ओर देखा और कहा, बहुत बढ़िया सोच है, पर जवाब वही है जो तुम सोच रहे नहीं। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल को देखा। दरबार के अंदर से कोई हंसी सी उठी, पर अकबर की आंखों में गंभीरता थी। बीरबल ने कहा, मैं कहता हूं, इच्छा। हम जितनी दूर भागते हैं अपने कर्तव्यों, संकटों या अतीत से, इच्छाएं हमारे पीछे पीछे दौड़ती है। उन्हें दूर भगाना संभव नहीं, वो पास आती है। कुछ ने कहा, पर इच्छा और तमन्ना दोनों में क्या भेद? बीरबल ने कहा, बहुत सूक्ष्म भेद है, पर वो अभी जरूरी नहीं। अकबर ने आंखें जमाई। दरबारियों ने सोचते हुए तालियां बजाई, पर कोई इतना आत्मविश्वास के साथ नहीं बोला कि वो संतुष्ट दिखे। बीरबल ने पहला प्रश्न यही विराम दिया और कहा, पहला सवाल समाप्त। तभी बीरबल ने दूसरा प्रश्न उठाया। वो प्रश्न वैसा था कि जिस तरह धारदार तलवार हवा में घूमती है, उसी तरह उसके शब्द भी दरबार में घूमने लगे। उसने पूछा, बताओ, एक ऐसे बर्तन का नाम जो जितना भरा जाता है वो उतना हल्का हो जाता है। हंसी और उटपटांग उत्तरों की लड़ी शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा, छेद। किसी ने कहा, छलिया। एक विद्वान बोला, वायु। कुछों ने बेकर का नाम लिया, क्योंकि वो भरता है और भरते भरते हल्का महसूस नहीं करता। बीरबल ने सबको ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, वो बर्तन ज्ञान है। जितना हम ज्ञान से भरते हैं, उतना हमारे मन को हल्का बनाता है। गिरता नहीं, बढ़ता है, पर हल्का पड़ता है ढंग से। कुछ बुजुर्गों ने सिर हिलाया, पर कई नवयुवकों के चेहरे पर एक तरह की नाखुशी थी, क्योंकि साधारण जीवन में वे उच्च शिक्षा और ज्ञान की जगह लालच, स्थिति और दिखावे को अधिक महत्व देते थे। बीरबल की बात ने उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। यहां तक तो सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। अकबर ने प्रश्नों और उत्तरों के बीच जो संतुलन बनाए रखा था, वो बेमिसाल था। पर बीरबल के तीसरे प्रश्न ने ऐसी हवा झोंकी कि दरबार में बैठे खड़े सभी लोग खामोश रह गए। वो प्रश्न सरल था, अति सरल, पर गाहे गाहे सत्य का शरीर सर्वथा
नग्न प्रक्रिया में था। बीरबल ने पूछा, बताओ, एक ऐसा नाम बताओ जो यदि किसी पर लगाया जाए तो वो नीलाम हो जाए, और यदि किसी पर नहीं लगाया जाए तो वो अमूल्य हो जाए। पहले तो कोई उत्तर नहीं आया। दरबार की सौंपी हुई वेशभूषा, भारी भरकम माला और कपड़ों की झिलमिलाहट के बीच सन्नाटा निर्मम था। कुछ लोगों ने मुंह से मूल्य की गुत्थी खटखटाई। किसी ने मुद्रा कहा तो किसी ने कहा सम्मान। बीरबल ने उन सभी उत्तरों को सुना और फिर कहा, उस नाम का अर्थ है वफादारी। इधर से कई लोग विस्मय से सहम गए, पर बीरबल रुक नहीं गया। वो आगे बोला, जब किसी पर वफादारी का नाम लगाया जाता है जो वास्तविक न हो, उसे नीलाम कर दिया जाता है। वो खरीद फरोख्त का सामान बन जाता है, उसका मूल्य कम कर दिया जाता है। पर जब वफादारी बिना किसी नाम के स्वयं अस्तित्व में होती है, तब वो अमूल्य है, उसका मोल नहीं। ये बात कुछ लोगों के लिए दबी आवाज में गाली से कम नहीं थी। कुछ दरबारियों ने अपने चेहरे मोहरे जैसे कर लिए, मानो उन पर लगाया गया कोई आरोप अचानक हवा में तैरकर उनके ऊपर बैठ गया हो। खासकर उन लोगों के लिए जो दिखावे के लिए वफादारी का नाटक कर रहे थे। उनकी आत्मा गुदगुदी सी होने लगी। ऐसे लोगों की सूची लंबी थी जिन्होंने पद का दामन थाम रखा था और हर नए शाही आदेश के साथ अपनी वफादारी बेच दी थी, बदले में अपना स्वाभिमान खरीद लिया था। बीरबल की इस तीसरी बात ने दरबार के भीतर एक तरह की छलक पैदा कर दी, जैसे कोई पत्थर आवेश में डाल दिया गया हो और उसके हलचल से फिसलन फैल गई हो। अचानक एक एक कर कई दरबारी उठे और बाहर की ओर चले गए। ये अचानक नहीं था, न तो कोई आवाज थी न कोई आग्रह। वे धीरे धीरे उठे और जैसे जैसे कदम बढ़ते गए, उनके चेहरे पर उधेड़-बुन उजागर हुई। कुछ बाहर जाकर आंगन में खड़े हो गए, कुछ 12 चौकीदारों की ओर देखने लगे। कुछ को लगता था कि खामोशी ही उनके बचाव का मार्ग है। बाहरी दरवाजे से कमरों की खड़खड़ाहट सुनाई देती, पर अंदर बीरबल और अकबर के सम्मुख जो शून्य पड़ा था, वो बहुत भारी था। दरबार खाली होने लगा। पहले तो कुछ छोटे सेवक भी चले गए, फिर बड़े लोग भी, और अंततः शेष जो बचा वही अकबर और बीरबल के सामने खड़ा रह गया। अकबर ने आंखें चौंक कर बीरबल की ओर देखा। तुमने ऐसा क्या कहा जो सब भाग गए? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच बताते ही लोग भागते हैं, जहांपना। अकबर कुछ कहने ही वाला था कि एक वृद्ध अधिकारी वापस लौटा। उसका चेहरा सख्त था, पर आंखों में कुछ नरमी थी। उसने कहा, जहांपना, मैं भागा नहीं, पर मेरे अंदर जो कुछ था वो तुम्हारे प्रश्नों से जगा। मैं उन कमियों को जिनका मैं भागीदार था देखना नहीं चाहता था, इसलिए दरबार छोड़ा ताकि एकांत में सोच सकूं। धीरे धीरे एक एक करके सब लौटने लगे, पर लौटते समय उनके कदम भारी थे और दमन सा भाव मन में था। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी कि लोग दरबार छोड़कर चले गए और लौटकर आ गए। हर लौटने वाले के मन में एक नई आग जली हुई थी, और वो आग शराब की भांति काम कर रही थी। जो जलेगी वही उज्जवल होगा। उस दिन के बाद से दरबार का स्वरूप बदल गया। न बदला हुआ दिखावा, बल्कि भीतर की वास्तविकता में बदलाव आया। कुछ उदाहरणों से मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। उस छोटे से अधिकारी का नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र कई वर्षों से अकबर के दरबार में उच्च पद पर था, पर वो धीरे धीरे अनैतिक लाभ लेने लगा। बीरबल के तीसरे प्रश्न ने उसके अंदर एक ऐसी तहजीब जलाई कि उसने रात में अपने घर जाकर सारे दस्तावेज निकाले और जो कागजात उसने उन वर्षों में छिपा कर रखे थे, उनको जलाने की ठानी। अगली सुबह जब अकबर ने दरबार में उसे देखा तो वो अलग सा लग रहा था। उसकी चाल में एक नई मर्यादा, उस चेहरे पर एक तरह की तसल्ली थी। उसने दरबार में कहा, जहांपनाह, मैंने अपनी कुछ कमजोरियों को गुनहगार माना था, आज मैं उनसे मुक्ति चाहता हूं। अकबर ने आंखों में गर्व की किरण देखी और कहा, सहायता चाहिए तो कहो। हरिश्चंद्र के मन में अब संशय नहीं था। उसने न केवल अपनी गलतियां स्वीकार की,
बल्कि एक एक करके उन लोगों का नाम लिया जिनके साथ वो मिलकर अनैतिक कार्य करता था। इसके कारण दरबार में कई आरोप प्रत्यारोप हुए। कुछ को दंड मिला तो कुछ को सुधार का मार्ग दिखाया गया, पर सब कुछ उसी तरह नहीं हुआ जैसा लोग सोचते। न दंड क्रूर था, न सुधार दिखावटी। बीरबल के प्रश्न की तीव्रता ने लोगों के मन में आत्मनिरीक्षण की लौ जलाई, और फिर अकबर ने न्याय की गरिमा को स्वीकार कर वो सभी गिरने वालों को उठाने लगा। एक और दरबारी, जिसका नाम अयोध्या प्रसाद था, वो दिखने में तो बड़ा चतुर था, पर अंदर से एक जलन लिए हुए था। उसे मानना था कि वो सबसे बुद्धिमान है, पर असल में वो प्रसन्नता की कमी से ग्रस्त था। बीरबल के पहले प्रश्न, इच्छा, ने उसे सोने पर नमक रख दिया। उसने सोचा, यदि मैं और अधिक चाहता हूं तो क्या वाकई में मैं प्राप्त करूंगा? उसकी पत्नी का घर पर रोना, बच्चों की बेढंगी शिक्षा और अपने परिवार के लिए समय न देने का पश्चाताप, सब कुछ उसके भीतर एक छोटी सी आग की तरह जल उठे। उसने रात भर सोचा और सुबह जब दरबार आया तो उसका चेहरा बिल्कुल अलग था। उसने घोषणा की कि वह अपने व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं के लिए परिवार के साथ समय नहीं खोएगा। उसने पद और दौलत को कम महत्व दिया और परिवार को चुना। अकबर ने उसे आशीर्वाद दिया और बीरबल ने सिर हिलाकर देखा, क्योंकि यही सच्ची जीत थी। दरबारियों के बदलते स्वरूप से अकबर अचंभित था, पर प्रसन्न भी। उसने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं था कि प्रश्न पूछने से लोग भाग जाएंगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, डर किसे नहीं होता, पर सच्चाई के पीछे छिपे भूत को जगाने का यही एक रास्ता था। लोग भागे नहीं, वे अपने भीतर की शांति खोजने निकले। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, पर क्या हमें किसी को सुधारना चाहिए या उन्हें जीवन के लिए स्वयं सीखने देना चाहिए? बीरबल ने कहा, शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है, पर परिवर्तन दिल से आना चाहिए। समय के साथ दरबार के कुछ और किस्से जुड़ते गए। एक दिन अकबर को ऐसे संदेश मिले कि किसी नेता ने अपनी वफादारी नीलाम कर दी और उसे नई कीमतों पर बेचा। वो नेता दरबार का ही एक प्रमुख सदस्य था, जिसे समृद्धि और जनता के सम्मान ने बड़ा बना दिया था। पर बीरबल के तीसरे प्रश्न के बाद इस तथ्य का पर्दाफाश हुआ कि वो न केवल अपना स्वार्थ देखता था, बल्कि वो दूसरों की वफादरी को भी विक्रय के भेड़िया की तरह अपनी खाल में छुपाकर बेच देता था। जब ये बात सामने आई तो लोगों ने उसे निष्ठा के नाम पर चलन बरतने वाला पाया। उसका अपमान हुआ और वो स्वयं दरबार से भाग खड़ा हुआ। किंतु समय के साथ उसे समझ आ गया कि उसकी असली कीमत क्या है, और उसने मोक्ष पाने की तरह अपने अधार्मिक आचरण का त्याग किया। वो भी लौट आया और सदासदा के लिए बदल गया। ये बदलाव केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्रश्नों ने लोगों को अपने भीतर की दर्पण दिखा दिया था। एक ऐसा दर्पण जो झूठ नहीं बोलता। कभी कभी तो बीरबल के प्रश्नों का असर मधुर बाकी दिनों तक रहा। एक बार अम्बरालाल नामक कवि दरबार में आईसी था, जो ऊंचे पदों के लिए जहर भरे शेर कहता और लोगों की तारीफ में बढ़ चढ़कर बोलता। बीरबल के पहले प्रश्न ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कवि का काम पहचान देना और सच्चाई बयां करना होता है, दोगलापन नहीं। अंततः उसने अपने कविताओं में पूर्वलिपि बदल दी और लोगों की महिमा के पीछे के दर्द को भी दिखाने लगा। उसकी गजलों में अब एक नई तनिक सी दया आ गई थी और लोग उसे पहले से अधिक मानने लगे। दरबार का परिवेश बदल गया। लोगों ने अपने शब्दों की मात्रा नहीं बदली, पर विचारों की गुणवत्ता बढ़ गई। अकबर ने दरबार में नए नियम लागू नहीं किए, ना ही दंड की बारिश की, पर उसने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति जो पद पर है वो अपनी जिम्मेदारी समझे। वो चमकदार सिंहासन पर बैठकर भी अब लोगों से ज्यादा कठिनाई से नहीं बोलता था। वो उनकी आंखों में झांक कर देखता और समझता कि उनका हृदय कैसा है। बेशक दरबार अब भी शाही धरोहरों से भरा था, पर उन धरोहरों का उपयोग केवल दिखावे के लिए न रहकर समाज सेवा और न्याय के लिए होने लगा। समय बीतता गया और एक दिन बीरबल अकेला अकबर के पास बैठा। अकबर ने पूछा,
बीरबल, तुमने 3 सवाल पूछे थे। वे हर किसी के लिए उतना ही प्रभावशाली रहे, पर क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ कि तुम्हारे प्रश्नों ने कुछ लोगों को बेवजह आहत कर दिया? बीरबल ने चुप्पी से कुछ पल देखा और बोला, जहांपनाह, हर सत्य जब किसी के दिलों की परतों को चीरकर बाहर आता है तो असहजता होती है, पर असहजता और परिवर्तन में अंतर है। यदि केवल असहजता रह जाए और कोई परिवर्तन न आए तो वो क्रूरता होगी। मैंने अपने सवालों में यही सुनिश्चित किया कि वे प्रश्न स्वयं लोगों के भीतर की आवाज हो, न कि बहिर्मुखी प्रहर। अकबर ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सलाह देते हो, न्याय करते हो और प्रबंध भी करते हो, पर तुम्हारा सबसे बड़ा गुण तुम्हारी संवेदना है। बीरबल मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में न कोई घमंड था, न कोई पिछला पछतावा। वो जानता था कि केवल बुद्धि काफी नहीं, मन की ताजगी भी चाहिए। कहानी के उन दिनों के किस्से आज भी जब किसी से पूछे जाते हैं तो लोग उन्हें बार बार सुनाते हैं कि कैसे एक प्रश्न ने दरबार की आत्मा को झकझोर दिया और लोग भागकर अपने भीतर झांकने निकले। पर यह भागना तात्कालिक नहीं था, यह भागना अपने दर्पण की ओर भागना था। वे भागे नहीं, वे लौट कर आए, पर लौटते वक्त उनके कदमों में एक नया वजन था और उनके हृदय में पश्चाताप की जगह आशा थी। एक बार की बात है, एक नई लड़की दरबार में आई थी जो फूल बेचती थी। उसने बीरबल के प्रश्न सुने थे और उसने अपने छोटे से दफ्तर में बैठकर लोगों की वापसी देखी। वो सोच रही थी, यदि वे बदल सकते हैं तो क्यों ना मैं भी बदलूं। उसने अपनी फूलों की दुकान पर नया नियम लगाया, हर किसी को जो उसके पास फूल लेने आता उसे एक सच्चाई पूछनी होती। ये नियम हास्यास्पद था, पर लोगों ने इसे अपनाया। जैसे जैसे लोग उसके पास आते, वे फूल खरीदते और एक सच्चाई सुनाते, छोटी छोटी मगर साफ। उस छोटे से अभ्यास ने समाज में भी छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू किए। लोगों ने अपने छोटे छोटे झूठों से धीरे धीरे दूरी बनाई। ये सब बीरबल के 3 सवालों की ही प्रतिध्वनि थी, जो दरबार से निकलकर समाज के कोने कोने तक फैल गई। समाप्ति की ओर आते आते एक दिन अकबर ने बीरबल से फिर वही सवाल कर दिया जो उसने उस पहले दिन पूछा था, क्या लोग भाग गए थे? बीरबल हंसा और बोला, हां, भागे थे, पर वो भागना भागना नहीं था। वे भाग कर आए, बदल कर, और सचमुच यही हुआ। कहानी की असली खूबी यही थी कि लोगों का भागना कोई कमजोरपन का प्रमाण नहीं था, बल्कि आत्मनिर्णय का प्रतीक बन गया। ये भागना उन लोगों का था जो उपेक्षा से उबा कर निकले और अपने आत्म प्रेम और मर्यादा की खोज में लगे। जो लोग भागकर वापस नहीं आए, वे शायद वही थे जो अपने परिवेश में परिवर्तन लाने के लिए असमर्थ थे, पर जो लौट कर आए, वे समाज के सच्चे नायक बन गए। बीरबल के प्रश्नों ने समाज को एक नई दिशा दी, जहां नहीं केवल शब्दों से काम चलता था, बल्कि विचारों से, हृदय से न्याय होता था। और इस तरह बीरबल ने अपने 3 सवालों से न केवल दरबार का चेहरा बदल दिया, बल्कि लोगों की आत्माओं में ऐसे बीज बो दिए जिन्हें पानी और धूप दोनों की जरूरत थी। उन्होंने धीरे धीरे पत्ते फैले, फूल खिले और फल देने लगे। ये कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर संभावित पाठक के मन में एक प्रश्न बचा रहता है। क्या मैं भी उन्हीं प्रश्नों के जवाब देने की हिम्मत रखता हूं? यही वो उपहार है जो बीरबल के 3 सवालों ने दिया, और यही वजह है कि आज भी जब दरबार की बात होते ही कहीं भी ये कहानी गूंजती है, सुनने वाले का हृदय एक नई आवाज से कंपित हो जाता है। अकबर का दरबार उस समय अपनी पूरी चमक दमक पर था। सोने की झुमके, रेशमी परिधानों की रौनक, गूंजती शहनाइयां और चितकबरे चर्म पट्टों पर बैठी कुछ मुस्कुराती रगरग की छवियां, सब कुछ एक राजसी आयोजन का संकेत दे रहा था। पर उस दिन का आलम कुछ और ही था। महल के आंगन में हल्की खामोशी थी, मानो कोई अनकहा प्रश्न हवा में तैर रहा हो। जहांपनाह का चेहरा गंभीर था, और दरबार के सारे लोग जानते थे कि जब बादशाह का मुख गंभीर होता है
तो कोई साधारण घटना नहीं घटने वाली। कुछ दिन पहले ही एक संदेश आया था। अकबर के जवान पुत्र की तबीयत बिगड़ गई थी। सैनिकों और वैद्य समूह ने सारी कोशिश की, पर जो बीमारी थी वो अचरज भरी थी और तेजी से बढ़ रही थी। पुत्र सलामती की आस में सारे दरबारी ने प्रार्थनाएं की। जड़सी सांसें रोकी रहीं, पर बीमारी ने अकबर के दिल पर ऐसा असर डाला कि उसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं गहराने लगी। रातों की नींद छिन गई। सोते जागते अकबर के मन में एक ही बात रहती, अगर कुछ हुआ तो राज्य का क्या होगा? कौन उसकी जगह लेगा? कौन ऐसा होगा जो उसके पुत्र को संभाल सके, राज्य को न्याय से चला सके और जनता का भरोसा बनाए रखे? बात केवल राजकाज की नहीं थी, वो पिता भी था। एक पिता की तरह वो चाहने लगा कि उसे ऐसा उत्तराधिकारी मिले जो न केवल तलवार या तल, बल्कि हृदय में भी मजबूत हो। उसने कई सलाहकार बुलाए, मंत्रियों से पूछा, पर किसी के पास सत्यसटीक उत्तर नहीं था। तभी एक दिन बीरबल ने दरबार में चुपके से कदम रखा। वो हमेशा की तरह विनम्र था, पर आज उसकी आंखों में कुछ और गहराई थी। एक ऐसा गंभीर प्रकाश जो तभी आता है जब कोई मनुष्य केवल चतुराई नहीं, बल्कि दया और संवेदना से भरा हो। अकबर ने बीरबल को पास बुलाया और कहा, बीरबल, मैं सोचता हूं कि कोई ऐसा दिन आए जब तुम्हें सारी जिम्मेदारी दिखाई दे। मेरी चिंता है कि यदि मेरे घर में कोई विपदा आई तो राज्य कैसे चलेगा? क्या मेरे पुत्र के प्रभाव के कारण कोई अन्याय होगा? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक सुझाव पर चलो, पर पहले मुझे बताओ कि तुम किसे मेरे पुत्र के लिए योग्य समझते हो। बीरबल ने आंसू भरे गहरे विचार से कुछ क्षण आंखें झपकाई और धीरे धीरे बोला, जहांपनाह, आप एक पिता है और साथ ही एक बादशाह भी। पुत्र का कल्याण आपकी पहली प्राथमिकता है, पर राज्य की भलाई भी हमारी पहली जिम्मेदारी है। यदि आप चाहें तो मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, एक ऐसा परीक्षण जो न केवल आपके पुत्र की भलाई की परख करे, बल्कि भविष्य के शासक के लक्षण भी दिखा दे। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। वो पिता की चिंता और राज की जिम्मेदारी के बीच एक रास्ता ढूंढना चाहता था, और बीरबल का प्रस्ताव जरा हटके था, पर उसका मूल भाव पिता की ममता और राज्य की चिंता को एक साथ रखता था। बताओ, क्या परीक्षण है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, हम राज्य का एक छोटा सा हिस्सा चुनेंगे, उस पर एक नई व्यवस्था लागू करेंगे, एक ऐसा प्रशासन जो आपकी उपस्थिति के बिना भी न्याय दे और प्यार से शासन करे। पर इसके लिए हमें एक शासक चाहिए, कोई ऐसा जो कमान संभाले और जनता का हृदय जीत ले। मैं स्वयं उस नियोग के लिए आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखता हूं। मैं उस छोटे से प्रदेश का शासक बनूंगा, पर मेरी एक शर्त होगी। अगर मेरे शासन में लोग सुखी रहें और राज्य का बैलेंस बना रहे, तो मैं आपके पुत्र को एक दिन ये स्थान सौंप दूंगा। पर यदि आपकी इच्छा यही है कि आप शाब्दिक रूप से मुझको बादशाह बनाना चाहते हो, तो मैं और भी कुछ कर सकता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम कोई मामूली प्रस्ताव नहीं ला रहे, पर मैं जानना चाहता हूं, तुम्हारी शर्त क्या है? बीरबल ने अपनी पगड़ी के पास से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसमें कुछ कागज और एक कड़ी लिखाई थी। उसने कहा, मेरी शर्त यह है कि 1 माह के लिए मैं उस निर्विवाद छोटे से राज्य का शासन संभालूंगा, और यदि मेरे शासन में शांति, न्याय और खुशहाली बनी रहे तो तुम, जहांपनाह, अपने पुत्र के लिए जो आशंका रख रहे हो, उसे मिटाते हुए मुझको एक अस्थाई बादशाह का मान दोगे, पर केवल 1 महीने के लिए और केवल प्रतीकात्मक अर्थ में। लोगों के बीच इसका उच्चारण होगा, ताकि जनता विश्वास रखे कि उनका शासक अपने शाही संरक्षक के आदेशों के साथ है। पर तुम ये भी तय करोगे कि मेरे शासन में जो भी सुधार होंगे, वे हमेशा के लिए लागू रहेंगे। अकबर की उंगली खटखटा रही थी। वो इस पेचीदा प्रस्ताव पर क्या कहें? अकबर का मन युद्ध सी स्थिति में था। पिता की चिंता और राज्य की सुरक्षा के बीच झूलते हुए उसने निर्णय लिया कि बीरबल के इस प्रस्ताव का ये अर्थ होगा, एक प्रयोग। और अकबर को गुणा भाग में विश्वास था।
इसलिए उसने मंजूरी दे दी। पर उसने एक और शर्त जोड़ी, यदि बीरबल का शासन विफल हुआ तो उसे रिहर्सल के रूप में जाना जाएगा और बीरबल अपने पद से भी हाथ धो बैठेगा। बीरबल ने बिना झिझक स्वीकार कर लिया। यही वो घड़ी थी जब बीरबल ने अपने सरल कपड़ों के साथ एक छोटे से राज्य के द्वार पर कदम रखा। फैसला हुआ कि वो सत्य और न्याय की कसौटी पर खरा उतरेगा। 20 दिन से भी पहले बीरबल ने उस छोटे से इलाके में बहुत परिवर्तन किए। उसने सबसे पहले जनता से सीधा संबंध स्थापित किया। जनता से बात करने में उसने शान और राजसी ठाट नहीं रखी। वो उनके बीच बैठकर चाय पीता, बच्चों के साथ खेलता और बड़ों की बातें ध्यान से सुनता। उसने गांव-गांव जाकर देखा कि किस प्रकार कर वसूला जा रहा है, किस प्रकार अदालतें काम कर रही हैं और किस प्रकार भूखे को राहत नहीं मिल रही। बीरबल के पास धन कम था, पर उसकी बुद्धि और संवेदना ज्यादा थी। उसने न्यायपालिका में कुछ परिवर्तन किए। न्याय को न केवल तेज बनाया बल्कि लोक आधारित भी। उसने ऐसे लोगों को जो घोटालों के आरोपी थे, सार्वजनिक बैठकों में उनकी सुनवाई करवाई और अक्सर पाया गया कि अपराध के जौत कुछ भ्रांतियों पर आधारित थे। उसने स्थानीय युवाओं को काम दिए और किसान से कहा कि यदि वे समय पर कर चुकाएं तो उन्हें ब्याज पर अनुदान मिले। धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी। इधर महल में नई हलचल थी। अकबर ने यह खबर पाकर कि बीरबल गांव का प्रशासन संभाल रहा है, थोड़ी राहत महसूस की, पर पिता की चिंता अब भी मिट नहीं रही थी। उसकी नजरें अपने पुत्र सलामती पर टिकी रहीं। पर बीरबल का शासन धीरे धीरे चमत्कार कर रहा था। लोगों का भरोसा लौट रहा था। चोरी और धोखाधड़ी में कमी आ रही थी और अदालतों में लोगों को न्याय सुलभ मिल रहा था। बीरबल ने कई बार जमीनी सच्चाइयों को उजागर किया। कई उच्च पदस्थ लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, उनके नाम खुलकर आए और अकबर के दरबार में ये बात मिली कि कुछ लोग केवल अधिकार के पीछे भागते हैं, अपने कर्तव्य के पीछे नहीं। बीरबल के सामने सच्चाई बनी रही। उसने जो देखा वही कहा, कोई ढाल छुपाव नहीं। धीरे धीरे अकबर ने महसूस किया कि बीरबल का शासन केवल एक दिखावटी कोशिश नहीं, बल्कि वो एक पाठशाला थी जो संवेदनशीलता, बुद्धि और न्याय का मेल दिखा रही थी। 1 महीने का समय बीतते बीतते निकल गया और बीरबल ने अपने शासनकाल में जो भी परिवर्तन किए थे, उनका असर दिखने लगा। अनाज की कीमतों में स्थिरता आई, पानी के नए छेद खोदे गए, न्याय त्वरित हुआ और छोटे किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था कर दी गई। गांव के शिक्षणालयों में भी सुधार हुआ। किसी भी बच्चे को पढ़ने से वंचित नहीं रखा गया। बीरबल ने राज्य की सीमाओं पर पैदल और घुड़सवार चौकिंग बढ़ाई ताकि डाकू और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगे। इन सब के बीच अकबर के मन में जो शंका थी, वो विश्वास में बदलने लगी। उसने देखा कि बीरबल का शासन प्रभावी है और जनता का प्रेम वहां बढ़ रहा है। पर वो पिता था और पिता की चिंता का कोई बजट नहीं होता। इसी बीच अकबर के पुत्र की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। वैद्यों ने कहा कि शांत वातावरण, सुकून और बच्चे के दिल की खुशी से स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। बीरबल ने अपने शासन का एक बड़ा हिस्सा बच्चों और युवाओं के कल्याण पर भी खर्च किया था। स्कूलों, खेलों और कला के लिए जगह बनाई थी। जहांपनाह ने महसूस किया कि यही बदलाव उसके पुत्र पर भी असर डाल रहे हैं। उसने बीरबल से मिलने की इच्छा जताई और बीरबल भी महल आया। दोनों के बीच सांत्वना की वो भाषा चल पड़ी जो वर्षों से दरबार में बचती आई है। विवेक, करुणा और पिता का प्यार। अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने तेरा शासन देखा। तुझे देखकर लगता है कि तू केवल बुद्धि का भंडार नहीं बल्कि एक सच्चा सुलहकार है। पर एक बात बताओ, क्यों तुम्हें इतना प्रेम मिला? क्या केवल न्याय की वजह से नहीं, या कुछ और भी है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, प्रेम पाने की वजह केवल न्याय नहीं बल्कि लोगों के साथ मेरे व्यवहार का सच्चापन है। मैं किसी के साथ दिखावा नहीं करता और जब मैं गलती देखता हूं तो उसे सुधारना चाहता हूं। ये प्रक्रिया ही लोगों का मन जीत लेती है।
अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुमने मेरे पुत्र के लिए भी काफी किया। उसके स्वास्थ्य में सुधार की वजह तेरी नीति और उसने जो संतुलन देखा। एक सप्ताह बाद वे सभी महल वालों के सामंजस्य में एक बड़ा निर्णय लिया गया। अकबर, जो पहले केवल एक महीने के प्रतीकात्मक बादशाह बनने का विचार कर रहा था, अब कुछ अलग सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि यदि बीरबल ने इतनी सूझबूझ और संवेदना दिखाई है, तो क्यों न उसे अस्थायी रूप से एक और बड़ा सम्मान दिया जाए। पर इसे केवल ऐश्वर्य के रूप में न लिया जाए, बल्कि इसे एक ऐसा प्रतीक माना जाए जो राज्य में नैतिकता और न्याय की याद दिलाए। पर पिता की प्यास भी थी। वो चाहता था कि उसका पुत्र ठीक होकर लौट आए और राज्य सुरक्षित हाथों में रहे। एक दिन जब दरबार में सब लोग जमा थे, अकबर ने घोषणा की, दोस्तों, मैंने निर्णय लिया है कि बीरबल को मैं अस्थायी रूप से बादशाह का सम्मान दूंगा। पर यह सम्मान केवल तमगा नहीं होगा। यह मेरे लिए एक संदेश होगा कि किसी भी शासक को न्याय, दया और बुद्धि के साथ काम करना चाहिए। और हां, तुम सभी इस निर्णय को सम्मान से स्वीकार करो। मेरी एक शर्त यह भी होगी कि यह सम्मान मेरे पुत्र के स्वास्थ्य के दौरान रहेगा, और यदि मेरे पुत्र ने खुद योग्यता पेश की तो हम भविष्य में आवश्यकता अनुसार निर्णय लेंगे। दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। कोई खुश था तो कोई चिंतित। पर अकबर की मुस्कान में पिता की शांति थी, जो उसने कुछ दिनों की चिंता बाद हासिल की थी। बीरबल ने यह सम्मान नम्रता से स्वीकार कर लिया। उसने कोई घमंड नहीं दिखाया, बल्कि बोला कि यह सम्मान यदि जनता के कल्याण के लिए है, तो उसी की प्रार्थना है कि वह इसे अपने दायित्व के रूप में निभाएगा। बीरबल को जो सम्मान मिला वो केवल प्रतीकात्मक नहीं था। अकबर ने यह भी तय किया कि बीरबल के शासनकाल में जो सुधार हुए हैं, उन्हें स्थायी रूप से लागू किया जाए। कुछ बागवानी, कुछ शिक्षा और कुछ न्यायिक सुधारों को अब राज्य स्तर पर मान्यता मिली। लोगों ने इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा। जब बीरबल दरबार में शाही परिधान में आया तो उसके चेहरे पर वही सादगी और मानवीयता थी, पर उसकी आंखों में अब और भी अधिक जिम्मेदारी की चमक थी। जनता ने उसे अपनी आंखों से देखा और यह विश्वास उनके दिलों में बैठ गया कि किसी ने उनके लिए सोचने की शक्ति प्राप्त की है। समय के साथ अकबर का पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हुआ और दरबार में लौट आया, पर बदलावों की धारा अब अटूट थी। अकबर ने अपने पुत्र के सामने एक नया पाठ रखा। उसने कहा, बेटा, तूने जो कुछ भी देखा और जो अनुभव किए, उन्हें अपने राजचरित्र में समाहित रखना। कोई महान शासक वही है जो अपने लोगों के दुख सुख में भागीदार बने। पुत्र ने पिता की बात सुनी और आंखों से आशीर्वाद मांगा। बीरबल ने भी उसे स्नेह से देखा और कहा, जहांपनाह, भविष्य का शाही काम सिर्फ वंश पर नहीं, बल्कि व्यक्तित्व पर निर्भर है। मेरा काम केवल 1 माह का शासन नहीं था, बल्कि यह देखना था कि क्या हम अपनी नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और समझ दे रहे हैं। यह कहानी यही समाप्त नहीं हुई। बीरबल के बादशाही के दिनों ने महल के भीतर चल रहे कई अन्य परंपराओं को बदल दिया। कई बड़े अधिकारी जिन्होंने वर्षों तक दिखावा किया था, उन्हें अब स्वयं सुधार की राह दिखानी पड़ी। कुछ ने विरोध किया, पर जनता के दबाव में फिर उन्होंने भी अपने कर्म सुधारे। बीरबल ने यह दिखा दिया कि केवल पद या शाही सम्मान से नहीं, बल्कि गुण और मानवीयता से ही वास्तविक शक्ति आती है। उसने लोगों को सिखाया कि बादशाह वही है जो अपने जन के दुख दर्द को समझे और उसका हर निर्णय जनता की भलाई के पक्ष में हो। कहानी का सबसे बड़ा सबक यह था कि अकबर ने अपने पुत्र की वजह से बीरबल को बादशाह बनाया, पर न केवल पुत्र की पाकर की वजह से, बल्कि ये भूमिका इसलिए भी थी कि बीरबल ने दिखा दिया कि जब एक शासक का हृदय सही हो और उसकी नीयत साफ हो, तो राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहती है। अकबर ने बीरबल को केवल खिताब नहीं दिया, उसने उसे अपनी उम्मीदों का द्योतक बनाया कि भविष्य के शासक को किस तरह का व्यवहार अपनाना चाहिए। बेशक ये एक अस्थायी पद था, पर उसकी छाप स्थायी रही। समय के साथ बीरबल का नाम लोक कथाओं में गूंजने लगा।
बच्चे उसके किस्से सुनकर हंसते और बड़े उसकी नीतियों पर चर्चा करने लगते। अकबर के पुत्र ने बीरबल से जो कुछ सीखा उसे अपनी राजकाज में अपनाया और जनता ने महसूस किया कि एक सच्चा शासक केवल तलवार और सम्राट के कपड़ों से नहीं बनता, बल्कि उसकी संवेदना, न्यायप्रियता और आत्मिक दृढ़ता से बनता है। बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी एक पिता की चिंता ही समाज में ऐसे परिवर्तन की चिंगारी जलाती है जो वर्षों तक चलती है। कई सालों बाद जब लोग महल की गलियों में बीरबल की बातें याद करते हैं, वे एक ही बात कहते हैं कि कैसे एक साधारण मनुष्य ने अपनी बुद्धि और दया से एक संपूर्ण समाज को नया जीवन दिया। और सबसे प्यारी बात यह थी कि बीरबल ने अपनी नई भव्यता में कभी अपने मूल स्वभाव को नहीं खोया। वो हमेशा लोगों के बीच बैठकर उनकी कहानियां सुनता, उनकी खुशियों में खुश होता और दुखों में हाथ थाम लेता। यही असल शाही महानता थी, जो पद प्रतिष्ठा से ऊपर थी। और इसीलिए जब अकबर ने अपने पुत्र की चिंता में बीरबल को बादशाह बनाया, तो उसने केवल एक आदमी को ऊंचा नहीं किया, उसने एक विचार को ऊंचा किया कि राज्य का सबसे बड़ा खजाना उसका लोगों का प्यार और उनका विश्वास है। और यही खजाना किसी भी तलवार, किसी भी खिताब से ज्यादा अनमोल है। दरबार की हल्की सी धूप जब गुंबदों पर पड़ी तो महल की दीवारों पर सरदसी चमक फैल गई। जहां अपना अकबर का दरबार सदियों की तरह लोगों से भरा था, पर इस बार मौजूद भीड़ में एक अजीब सा रंग था। वो रंग न तो केवल प्रशंसा का था, न केवल भय का, बल्कि कुछ बहती हुई जलन का भी था, जो आंखों के कोनों में छुपकर मुस्कुराती और अचानक घुरने लगती। नवर्तनों की मंडली में बीरबल की उपस्थिति कुछ अलग ही प्रकाश फैलाती। लोगों के चेहरे पर कभी मोह, कभी चिढ़ और अक्सर कड़वाहट की एक पतली परत नजर आती। ये परत धीरे धीरे बढ़ती जाती और कुछ लोगों के भीतर एक ऐसी आग जगा देती जिसे वे अक्सर अपने भीतर छुपा लेते थे। जलन, अपने समकक्ष के प्रति वो तीखी, अनिष्ट, परंतु कभी कभी ठीक ठीक समझी न जाने वाली भावना। बीरबल, जिसका नाम महल में ही नहीं, जनता के बीच भी बड़े आदर से लिया जाता था, न केवल अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण, बल्कि अपने सरल व्यवहार, संवेदनशीलता और अकबर के साथ असाधारण विश्वास के कारण भी। उसने किसी समय अपने अनोखे हास्य और तेज बुद्धि से कई ऐसे मामले सुलझाए थे जिनमें 100 साल की परंपरा विफल रही, पर यही संघर्ष की जड़ बन गया जो हर उस व्यक्ति के भीतर उभरता है जो स्वयं में कमी महसूस करता है और दूसरे की चमक उसकी अपनी बेइज्जती की याद दिलाती है। दरबार में जो जलन थी वो अचानक नहीं आई थी, वो कई छोटे छोटे घटनाओं का जमा हुआ परिणाम थी। पहले वो एक एक मुस्कुराहट में दिखाई देती, फिर घूरने में, फिर फुसफुसाहटों में बदल गई। कुछ लोग कहते थे कि जलन का मूल कारण बीरबल की अकबर के साथ निकटता है। वो राजा के साथ जिस तरह की आवाज उठा लेता, बिना घमंड, सीधे और बिना पाखंड के, वो कईयों के लिए असह्य था। वे सोचते, हम वर्षों से यहां सेवा करते आए, हमारी सूझबूझ भी कम नहीं, फिर भी बीरबल को इतनी सहज स्वीकृति क्यों? क्या यही न्याय है? पर असल में समस्या सिर्फ सम्मान की कटौती तक सीमित न थी, ये आत्मसंशय और असुरक्षा का दर्पण बन गई थी। किसी बड़े मनोविज्ञान शास्त्री की तरह बीरबल ने कभी खुलकर अपने विरोधियों को चुनौती नहीं दी, पर उसकी सरलता और उसकी बातों की सच्चाई अक्सर उन लोगों की कमजोरियों को उजागर कर देती। और उजागर होने का मतलब था कि जिनके स्वभाव में पाखंड, घमंड या स्वार्थ था, वे असहज महसूस करते। उनमें से कुछ ने सोचा कि यदि वे बीरबल की प्रतिष्ठा घटा दें तो उनका निजी गौरव लौट आएगा। इसी सोच ने कई विधियों को जन्म दिया। कोई रौब झाड़ कर दिखावे से दक्षिणा बांटने लगा, कोई साजिश रचने लगा, तो कोई चुपके से शाही चिट्ठियों में बदनामी लिखवाने की कोशिश करने लगा। पर बीरबल, जो न केवल हाजिर जवाब था, बल्कि लोगों की बातों की तह तक देखने वाला भी था, इन सभी संकेतों को ध्यान से समझ लेता था। एक बार की बात है, दरबार के एक वरिष्ठ मंत्री
जिसका नाम सूरदास था, बीरबल से खासा जलता था। सूरदास ने कई वर्ष सेवा की थी। उसकी झुर्रियों में अनुभव भरा था, पर उसकी आत्मा के कोने कोने में अब कड़वाहट बस रही थी। उसे लगता था कि उसका स्थान बीरबल की उपस्थिति की वजह से घटा जा रहा है। उसने सोचा कि यदि वो बीरबल को अपमानित कर देगा तो अकबर का मन भी बदल जाएगा। उसने दूसरे छोटे छोटे मंत्रियों से मिलकर योजना बनाई। वे लोगों के सामने बीरबल की कुछ पुरानी बातों को गलत अर्थ में पेश करने लगे, पर बीरबल ने ये सब कुछ चुपके से देख लिया और उसने अपनी बुद्धि से ऐसा झटका दिया कि साजिश करने वाले खुद शर्मा कर रह गए। बीरबल ने दरबार में एक साधारण प्रश्न पूछकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और फिर अपने विशेष अंदाज में जवाब देते हुए सबको उस गलती की याद दिला दी जिसे वे जानबूझकर भूल जाना चाहते थे। उस दिन सूरदास का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे धीरे अपने भीतर का तेल पोंछते हुए ये समझा कि किसी का अपमान करने से स्वयं की गरिमा नहीं बढ़ती। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं दरबार में बार बार घटती रहीं। किसी ने बीरबल के हास्य के पीछे छुपे व्यंग्य को भी बुरा मान लिया, क्योंकि आत्मा में दाग छुपे लोग व्यंग्य को अपना शत्रु समझते हैं। बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां, उसकी कहने की शैली, उसकी बेबाकी, ये सब उन लोगों के लिए ऐसे सर्प बन गए जो अपनी कमियों का सामना नहीं करना चाहते थे। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को सच में बदलने का साहस नहीं रखता तो वो अक्सर बाहर के किसी कारण पर दोष मढ़ देता है। इसीलिए उन्होंने बीरबल की लोकप्रियता को रोकने की कोशिश की, जैसे पारंपरिक किसान हवा की दिशा बदलने की चेष्टा करता है। पर जलन केवल ईर्ष्या तक सीमित नहीं थी, वो कभी कभी भय की भी रूपरेखा ले लेती। कुछ दरबारियों को डर था कि बीरबल की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है और वह किसी दिन अकबर के किसी भी निर्णय में अधिक प्रभावी हो सकता है। वे सोचते थे कि यदि बीरबल को कमजोर किया गया तो उनका स्वयं का प्रभाव बच सकता है। इसलिए उन्होंने अकबर के समक्ष छोटे छोटे संदेह की बूंदें डाली। पर अकबर एक बुद्धिमान शासक था। वो लोगों की बातों में तुरंत विश्वास नहीं करता था। उसने देखा कि बीरबल जिन मामलों को हल करता है वे जनता के हित में होते हैं। उसकी नजाकत और न्यायप्रियता ने अकबर के दिल को जीत लिया था। इसीलिए किसी भी तरह की साजिश अकबर के समक्ष जल्दी खुलती जाती और जो साजिश के पीछे थे वे और ज्यादा जल घट जाते। एक मोड़ पर जलन इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों ने खुलकर विरोध भी करना शुरू कर दिया। वे अक्सर दरबार में बीरबल पर तीखे सवालों की बरसात करते, पर बीरबल हमेशा अपने शांत चित्त से उन सवालों का हल्के से पर सटीक जवाब देता। कभी उसने अपने विरोधियों को चतुराई से परास्त किया तो कभी मृदुता से उनका हृदय जीत लिया। उसकी विनम्रता ही कई बार उनकी जलन को और बढ़ा देती, क्योंकि लोग चाहते थे कि ऊंचाई पर बैठने वाला थोड़ा अहंकारी हो, तब लोग उसे महसूस करने के लिए और भी अधिक तिरस्कार करेंगे। पर बीरबल की बातों में कभी भी अहंकार नहीं दिखा। वो जानता था कि जो चीजें दूसरों को चोट पहुंचाती हैं वे समाज के लिए हानिकारक होती है। इसलिए अपने व्यवहार को सरल और निर्मल रखा। दरबार के किसी हिस्से में एक जमाने में कहा जाने लगा कि जलन का गहरा कारण यह है कि बीरबल की बुद्धि सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी। वो लोगों के निजी दुखों और मनोवृत्तियों को भी समझ लेता था। उसने कई बार राजद्रोह को रोका, भाइयों के झगड़ों को शांत किया और किसानों को उनके अधिकार दिलवाए। इससे जनता का प्यार उसके प्रति बढ़ता जा रहा था। वही लोग जो सत्ता के करीब थे, उन्हें डर था कि इस जनता का प्रेम उनके अधिकारों को घटा देगा। इसलिए उन्होंने बीरबल की साख घटाने के लिए झूठे किस्से बनाए, पर उन्हीं किस्सों ने उन्हें ही बदनाम कर दिया। ऐसी ही एक घटना में कुछ दरबारियों ने मिलकर बीरबल पर आरोप लगाया कि वो अकबर को बहकाता है और शाही धन का गलत उपयोग करता है। आरोप न केवल गंभीर थे, बल्कि सुनने में जनता के कानों को भी चुभने वाले थे। पर बीरबल ने उस आरोप का सामना ईमानदारी से किया। उसने न केवल अपने खातों का खुलासा किया, बल्कि जनता को वो सब दिखाया
जिसे वह पहले छुपाता रहा था। अपने छोटे छोटे उपकार और उन लोगों के नाम जिन्होंने वर्षों में दरबार की सेवा की थी पर अनदेखा कर दिए गए थे। अकबर ने यह देखकर न केवल आश्चर्य किया बल्कि उसका मन भी गर्व से भर उठा। ऐसे में जनता के बीच की शंका खत्म हुई और आरोप लगाने वाले खुद शर्म के मारे सन्न रह गए। पर उस घटना ने अंदरूनी जलन को और भी आग की तरह भर दिया, क्योंकि किसी ने सोचा था कि दाग लगाने से उसकी स्थिति सुधर जाएगी, जबकि सच्चाई ने उन्हें ही उजागर कर दिया। बीरबल की सफलता का एक और पक्ष था, उसकी चतुराई, जो अक्सर विवादों को खत्म कर देती। कहीं कोई कानून जटिल नजर आता तो बीरबल उसे सरल रूप में समझा देता। कहीं कोई भूमि विवाद लटक रहा होता तो वो पक्षों को समझाकर एक मानवीय समाधान निकाल देता। इन सफलताओं ने उसे जनता के बीच साधारण भी नहीं काफी बना दिया, और वही असाधारण दूसरों को चुभा जाता रहा। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता कि बीरबल का हंसता चेहरा उनके कर्तव्यों के प्रति गंभीरता की कमी दिखाता है, पर बीरबल का हंसना उसकी दृष्टि का हिस्सा था। उसने सीखा था कि भावनाओं की तीव्रता को समझकर ही बहस का हल मिल सकता है। कई बार जलन के पीछे सिर्फ स्वार्थ नहीं, पर एक गहरी असुरक्षा भी थी। लोगों का अपने आप से सामना नहीं करना। वे बीरबल के सामने अपने अच्छे कामों की गिनती नहीं कर पाते थे, वे केवल अपने खोए सम्मान की गिनती करते रहते। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जीवन की राह बदलने की कोशिश की। वे बीरबल की नीतियों से प्रेरित हुए और अपनी कमी सुधारने लगे। उनमें से कुछ सफल हुए और उन्होंने अपनी पुरानी जलन को नए कामों में बदल दिया, पर बाकी लोग जो अपनी असुरक्षा को शक्ति दिखाने की कोशिश में व्यस्त रहे, वे धीरे धीरे अपने आप को दरबार से अलग पाते चले गए। समय के साथ कहानी में एक मोड़ आया जब बीरबल ने स्वयं एक नई नीति लागू की। उसने दरबार में एक सार्वजनिक सुनवाई की परंपरा शुरू की, जहां आम लोग सीधे जाकर अपने मामलों की बात कर सकते थे। ये कदम कुछ शाही लोगों को नागवार गुजरता, पर जनता में ये अत्यंत लोकप्रिय हुआ। उस दिन से बीरबल की लोकप्रियता और भी बढ़ गई, पर जो लोग जलते थे वे इस लोकप्रियता को और अधिक खतरनाक मानने लगे। कुछ समय बाद उन्हीं में से कुछ की योजना और भी उग्र हो गई। वे बीरबल के खिलाफ सामूहिक रूप से खड़े हुए, पर उनकी हर चाल बीरबल की सरल बुद्धि और अकबर की दूरदर्शिता के सामने नाकाम रही। कहानी का तथ्य यह भी है कि जलन हमेशा बुराई नहीं होती, कहीं कहीं ये परिवर्तन की प्रेरणा भी बन सकती है। कुछ लोगों ने बीरबल की सफलता को देखकर अपने भीतर के दोषों पर काम किया और स्वयं को बेहतर बनाया। उन्हीं की संख्या बढ़ने लगी और दरबार का वातावरण धीरे धीरे सुधरने लगा। पर जो लोग अपनी जलन को काट नहीं पाए, वे अपने ही द्वारा बनाई गई साजिशों का शिकार बन गए। उनकी प्रतिष्ठा डिगी और अंततः उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ ने पश्चाताप करके बीरबल से माफी मांगी और काम भी बदल दिया। कुछ ने खामोशी से महल छोड़ा और आम जीवन में समा गए। अंततः बीरबल की आभा ने दरबार को एक नया आईना दिखाया, आईना जिसमें केवल शानो शौकत नहीं बल्कि आत्म सुधार और सच्चाई का प्रतिबिंब था। जहां अपना अकबर ने भी ये देखा कि जलन और शक्ति का मेल हमेशा सकारात्मक फल नहीं देता, इसलिए उसने ऐसे नियम बनाए कि प्रत्येक मंत्री और अधिकारी का काम जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत गौरव को बढ़ाने के लिए। और उन लोगों के लिए जो जलते थे, उसने कभी कठोरता से कार्यवाही नहीं की, बल्कि उन्हें सुधार का मार्ग दिखाया। कुछ लोगों ने उस मार्ग को चुना और अपने जीवन को नया रूप दिया। कहानी का रस यही है कि जलन, चाहे वो कितनी भी तीव्र क्यों न हो, अंततः हमारे अंदर के असुरक्षा की आवाज होती है। बीरबल ने उसे समझा, न उकसाया। उसने दिखाया कि बुद्धि और दया साथ साथ चलें तो समाज सुधरता है। जो लोग जलते थे, वे एक दिन ये जान गए कि असली विजय दूसरों की चमक मिटाने में नहीं बल्कि अपने भीतर की रोशनी जगाने में है। और महल की शाही दीवारों पर जब फिर कभी गर्मियां आती तो बीरबल की हल्की सी हंसी उस हवा में गूंजती। एक याद की बदलने की क्षमता हर किसी के भीतर है
और जलन के बाद भी सच्चाई और बुद्धि का मार्ग हमेशा खुला रहता है। अकबर का दरबार उस समय अपनी पूरी चमक दमक पर था। सोने की झुमके, रेशमी परिधानों की रौनक, गूंजती शहनाइयां और चितकबरे चर्म पट्टों पर बैठी कुछ मुस्कुराती रगरग की छवियां, सब कुछ एक राजसी आयोजन का संकेत दे रहा था। पर उस दिन का आलम कुछ और ही था। महल के आंगन में हल्की खामोशी थी, मानो कोई अनकहा प्रश्न हवा में तैर रहा हो। जहांपनाह का चेहरा गंभीर था और दरबार के सारे लोग जानते थे कि जब बादशाह का मुख गंभीर होता है तो कोई साधारण घटना नहीं घटने वाली। कुछ दिन पहले ही एक संदेश आया था। अकबर के जवान पुत्र की तबीयत बिगड़ गई थी। सैनिकों और वैद्य समूह ने सारी कोशिश की, पर जो बीमारी थी वो अचरज भरी थी और तेजी से बढ़ रही थी। पुत्र सलामती की आस में सारे दरबारी ने प्रार्थनाएं की, जड़सी सांसें रोकी रहीं, पर बीमारी ने अकबर के दिल पर ऐसा असर डाला कि उसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं गहराने लगी। रातों की नींद छिन गई। सोते जागते अकबर के मन में एक ही बात रहती, अगर कुछ हुआ तो राज्य का क्या होगा? कौन उसकी जगह लेगा? कौन ऐसा होगा जो उसके पुत्र को संभाल सके, राज्य को न्याय से चला सके और जनता का भरोसा बनाए रखे?